Hello students, welcome to Pradis Institute of Education and welcome back to our Exampur series of Pradis Education. Exampur में हम अपने क्लास 10th बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जैसा कि हमें पता है कि अब बहुत कम महीने रह गए हैं बोर्ड एग्जाम्स के लिए, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है अब क्वेश्चन की प्रैक्टिस, क्योंकि कोर्स तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही गया है, बट अब किस तरह के क्वेश्चन सीबीएसई पूछता है उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ एग्जाम्पुर में हम यही करने वाले हैं। सो इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ, आई एम रोशाली सहजवानी एंड आई विल बी टीचिंग यू केमिस्ट्री फॉर योर क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन। हमने हमारी केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, and now we have started the second chapter, that is acid basis and salt. Acid basis and salt, अब इस चैप्टर में भी हम यही स्ट्रेटेजी उठाने वाले हैं कि सबसे पहले हम चैप्टर की समरी देखेंगे, फिर हम अपने क्वेश्चंस में जाएंगे। क्वेश्चन भी हम सब तरह के सॉल्व करने वाले हैं, स्टार्टिंग विथ 1 मार्क क्वेश्चन, 2 मार्क एंड 3 मार्क क्वेश्चन, 4 मार्क एंड 5 मार्क क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन हम सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने वाले हैं, हम एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के जो टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस हैं उन्हें भी देखेंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन छूट ना पाए। लास्ट 10 इयर्स के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जिससे हमारे सब बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए और कोई भी क्वेश्चन अगर हमसे पूछा जाए, कोई भी क्वेश्चन अगर घुमा फिरा के भी पूछा जाए, तो अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो हमसे क्वेश्चन बहुत इजीली बन जाएगा, है ना। अब एमसीक्यूज 20 एमसीक्यूज आ रहे हैं, तो एमसीक्यूज के लिए तो हमें पूरा चैप्टर डीप में पढ़ना होता है, और अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपसे सारे एमसीक्यूज भी बन जाएंगे। 2 मार्क, 3 मार्क, 4 मार्क, 5 मार्क क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आपसे बहुत इजीली बनेंगे। तो हमारा टारगेट यही है कि हमें साइंस एग्जाम में फुल मार्क्स लाने हैं इस बार बोर्ड एग्जाम्स में। अब अपने लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको प्राडिस एजुकेशन ऐप के बारे में बताना चाहूंगी। प्राडिस एजुकेशन का जो ऐप है वो आप प्ले स्टोर और iOS से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे हम आपको जस्ट 9,999 के मिनिमम प्राइस में पूरा कोर्स दे रहे हैं। सो इफ यू आर फ्रॉम क्लास KG टू क्लास 10th और इफ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th एंड 12th, आप सिर्फ 9,999 के मिनिमम प्राइस में कोर्स परचेज कर सकते हैं। कोर्स परचेज करने के बाद यहाँ पे आपको ऐप में क्या क्या फीचर्स हम प्रोवाइड कराते हैं। वी प्रोवाइड यू क्लासरूम वीडियोस, 3D वीडियोस, लेक्चर वीडियोस, स्मार्ट बोर्ड वीडियोस, रीसेंट लाइव लेक्चर्स, कंटेंट, फ्री सॉल्यूशंस, practice test, worksheets and doubt session too. Doubt session that too from the teacher that are teaching you from in the application. Okay? So जल्दी से Pradis Education का ऐप डाउनलोड करिए and you can contact us. This is our contact information. Okay. Now let us begin with our chemistry lecture series. हमने first chapter complete कर लिया है and we have completed a lecture of second chapter, that is part 1 of our summary. हमने summary में हमारा जो second chapter है acid basis and salt, उसकी आधी summary देख ली है। आधी summary मतलब we have covered the topic acids, bases and indicators. Now in this lecture we will discuss pH scale, salt and some important compounds. अब कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हमारी टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं, दैट आर कॉमन सॉल्ट, कॉस्टिक सोडा, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस। इन सब कंपाउंड से बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, तो इन सब कंपाउंड्स के बारे में हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, इनका फॉर्मूला, इनकी मेकिंग और इनके यूजेस, क्योंकि मोस्ट ऑफ द 5 मार्क्स क्वेश्चन इन्हीं कंपाउंड्स के बेस्ड पे आते हैं। ठीक है, और कुछ हॉट्स जिसको हम कहते हैं हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस, ये भी इस टॉपिक से आते हैं, तो हमें ये टॉपिक बहुत अच्छे से कवर करना है। तो आज का लेक्चर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि अगर आपने समरी अच्छे से नहीं पढ़ी तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम जाएगी। तो हम इसीलिए सबसे पहले समरी कवर कर रहे हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो
चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत मजा भी आएगा, आपसे साथ साथ सॉल्व करते बनेंगे भी, है ना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या है? एक स्केल डेवलप की गई थी ये बताने के लिए कि एक सोल्यूशन अगर हमारे पास है तो उसमें कितना H+ आयन कंसंट्रेशन है। अब H+ आयन कंसंट्रेशन से हम क्या पता कर सकते हैं कि सोल्यूशन कितना एसिडिक है। तो पीएच स्केल की स्टार्टिंग जब हुई थी तो इट वाज इंट्रोड्यूस्ड टू गेट द H+ आयन कंसंट्रेशन ऑफ एनी सोल्यूशन, ठीक है। अब उसके बाद पीएच स्केल से हम ये भी बता सकते हैं कि सोल्यूशन कितना एसिडिक है, कितना बेसिक है, और इट इज अ न्यूट्रल सोल्यूशन। तो हम क्या बता सकते हैं? इज इट अ एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल सोल्यूशन। ओके, अब पीएच स्केल की रेंज क्या होती है? पीएच स्केल रेंजेस फ्रॉम 0 to 14। मतलब अगर मेरा सोल्यूशन बहुत ज्यादा एसिडिक सोल्यूशन है, इफ द सोल्यूशन इज हाईली एसिडिक तो उसका पीएच क्या होगा? 0। एंड इफ द सोल्यूशन इज हाईली बेसिक और हाईली अल्कलाइन देन इट्स पीएच वुड बी 14। तो हमारी पीएच स्केल की रेंज क्या है? फ्रॉम 0 to 14, मतलब हाईली एसिडिक से हाईली बेसिक, ठीक है। तो कुछ इस तरह की दिखती है हमारी पीएच स्केल, ठीक है। हाईली एसिडिक के लिए कलर क्या है? रेड, और हाईली बेसिक के लिए कलर है पर्पल, ठीक है। जैसे हम यूनिवर्सल इंडिकेटर के लिए भी कहते हैं, क्योंकि हम पीएच स्केल से सब तरह के सोल्यूशन का पीएच बता सकते हैं, सब तरह के सोल्यूशन डिफाइन कर सकते हैं। सोल्यूशन कितना एसिडिक है, कितना बेसिक है, कितने H+ आयन कंसंट्रेशन उसमें हाईली एसिडिक है, वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, और वीक बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, और न्यूट्रल है। ये सब हम पीएच स्केल की मदद से बता सकते हैं, ठीक है। अब ये कैसे बता सकते हैं? तो पीएच ऑफ अ न्यूट्रल सोल्यूशन, रेंज क्या बताई हमने? 0 to 14। तो अगर जो 0 14 के बीच का नंबर क्या है? 7। तो फॉर न्यूट्रल सोल्यूशन द पीएच इज 7। सो द पीएच ऑफ अ न्यूट्रल सोल्यूशन इज 7. The acidic solution is represented by a value less than 7 on a pH scale. अगर मेरा solution acidic है तो it is represented by a pH value less than 7. And if the solution is basic, then basic solution is represented by a value greater than 7 in the pH scale. तो अगर बेसिक सोल्यूशन है, अल्कलाइन सोल्यूशन है, तो उसका पीएच क्या होगा? ग्रेटर देन 7 होगा, ठीक है। चलो फिर इस तरह की कुछ दिखती है हमारी पीएच स्केल। अब हमें पता है कि सबसे ज्यादा एसिडिक, अगर हम एसिड की बात करें तो इट इज कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, जिसे हम बैटरी एसिड भी कहते हैं। अब बैटरी एसिड इसलिए कहते हैं क्योंकि इट इज यूज्ड इन द बैटरीज, इन्वर्टर बैटरी, कार बैटरीज, इन सब में जो एसिड यूज होता है इट इज हाईली एसिडिक, इट इज कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। अब इसका पीएच होता है 0 पीएच, मतलब हाईली एसिडिक, ठीक है। और अगर हम सबसे बेसिक की बात करें देन इट इज NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस की बात कर रहे हैं। और कुछ ऐसे सब्सटेंसेस, कुछ ऐसे एसिडिक और बेसिक सब्सटेंसेस जो हम डेली यूज में लाते हैं। तो सेकेंड इज स्टमक एसिड। स्टमक एसिड इज कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पीएच क्या होता है? 1। फॉर लेमन जूस फिर कम होते होते जैसे जैसे एसिडिटी कम होती जाएगी, एसिड कैरेक्टर कम होता जाएगा, उसका पीएच बढ़ता जाएगा। ये याद रखना, जितना एसिड कैरेक्टर कम होगा पीएच उसका बढ़ेगा, मतलब 7 की तरफ जाएगा, ठीक है। और जैसे जैसे बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा वैसे वैसे पीएच बढ़ेगा, ठीक है। तो अगर बेसिक कैरेक्टर कम हो रहा है तो पीएच कम होगा, और अगर एसिड कैरेक्टर कम हो रहा है तो पीएच बढ़ेगा, ठीक है। चलो अब देखते हैं पीएच इंडिकेटर। तो पीएच इंडिकेटर मतलब हर एक इंडिकेटर की एक पीएच रेंज होती है जिसमें वो कलर चेंज शो करता है। तो नॉर्मल अगर हम यूनिवर्सल इंडिकेटर की बात करें तो यूनिवर्सल इंडिकेटर हमारी पीएच स्केल ही होती है जो सोल्यूशन के अकॉर्डिंग, सोल्यूशन के नेचर के अकॉर्डिंग कलर चेंज बताता है, ठीक है। उसके बाद
Second is phenolphthalein. Phenolphthalein is the most common indicator which we use in our laboratory. It is used for identifying the basic solution. कितना बेसिक सोल्यूशन है ये आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है. अब ये इसलिए यूज होता है क्योंकि इसकी पीएच रेंज होती है फ्रॉम 8.3 टू 10. 8.3 टू 10 फेनोप्थलीन की पीएच रेंज होती है. अब किसी एसिडिक सोल्यूशन में अगर मैं फेनोप्थलीन डालूंगी तो इट विल नॉट शो एनी कलर चेंज, बट एज द सोल्यूशन स्टार्ट टर्निंग बेसिक, ठीक है, जैसे ही सोल्यूशन थोड़ा भी बेसिक होगा, मतलब 7 से थोड़ा भी पीएच बढ़ा, वो कलर चेंज शो करेगा. कौन सा कलर चेंज? बेसिक सोल्यूशन में फेनोप्थलीन पिंक कलर शो करता है. ठीक है. दूसरा इंपॉर्टेंट हमारे पास इंडिकेटर है मिथाइल ऑरेंज. जैसे फेनोप्थलीन बेसिक सोल्यूशन में कलर चेंज शो करता है, वैसे ही फेनोप्थलीन एसिडिक सोल्यूशन में कलर चेंज शो करता है. तो मिथाइल ऑरेंज जो है, मिथाइल ऑरेंज एसिडिक सोल्यूशन में कलर चेंज शो करेगा. मिथाइल ऑरेंज, वैसे तो मिथाइल ऑरेंज नाम है तो इट इज ऑरेंज इन कलर, यू कैन से येलोइश ऑरेंज. उसके बाद फॉर बेसिक सोल्यूशन, बेसिक सोल्यूशन में वो येलो कलर का होता है, एंड फॉर एसिडिक सोल्यूशन मिथाइल ऑरेंज शोज रेड कलर. ठीक है. और मिथाइल ऑरेंज की पीएच रेंज होती है फ्रॉम 3.1 टू 4.4, मतलब ये एसिडिक सोल्यूशन में ज्यादा अच्छा कलर चेंज शो करता है. ठीक है. अब ये थे हमारे मेन इंडिकेटर्स. उसके बाद और भी इंडिकेटर्स हैं, थाइमोल ब्लू, ब्रोमोथाइमोल ब्लू, फिनॉल रेड. ये भी हम यूज करते हैं लेकिन बहुत मिनिमम अमाउंट में. ठीक है. फॉर सर्टेन इंडिकेटर, फॉर सर्टेन रिएक्शन these indicators are used, but mostly for acid base reactions हम कौन कौन से इंडिकेटर्स यूज करते हैं? फेनोप्थलीन और मिथाइल ऑरेंज. ठीक है. अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट में, दैट इज पीएच हम कैसे बताते हैं. तो अगर OH माइनस आयन की कंसेंट्रेशन बढ़ रही है, किसी सोल्यूशन में OH माइनस आयन की कंसेंट्रेशन बढ़ रही है, OH माइनस आयन की कंसेंट्रेशन बढ़ रही है मतलब बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है, तो स्ट्रेंथ ऑफ बेस इज इंक्रीजिंग. और जैसे जैसे OH माइनस आयन की कंसेंट्रेशन बढ़ेगी मतलब बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, पीएच भी बढ़ेगा. ठीक है. और जस्ट इसका उल्टा होता है इन केस ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ. जैसे जैसे H प्लस आयन कंसेंट्रेशन बढ़ती है मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, पीएच कम होता है. तो पीएच फॉर एसिडिक सोल्यूशन, अगर जैसे जैसे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है तो पीएच कम होता है, और जैसे जैसे बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती है पीएच इंक्रीज होता है. ठीक है. चलो फिर हम देखते हैं कि एसिड गिविंग राइज टू मोर H प्लस आयंस आर स्ट्रॉन्ग एसिड, whereas those giving rise to less H plus ions are termed as weak acid. ये तो हमने पहले के लेक्चर में पढ़ा ही था कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड्स क्या होते हैं. जो बहुत ज्यादा आयनाइज हो जाते हैं, जो कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं, H प्लस आयंस कंसेंट्रेशन जिनकी ज्यादा होती है, दे आर टर्म्ड एज स्ट्रॉन्ग एसिड. और जो कंप्लीटली आयनाइज नहीं हो पाते हैं या जिनकी H प्लस आयन कंसेंट्रेशन बहुत कम होती है, दे आर टर्म्ड एज वीक एसिड्स. ठीक है. अब इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच, इससे भी क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं. तो इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट टॉपिक. तो फर्स्ट पॉइंट इज अ बॉडी वर्क्स विद अ पीएच रेंज ऑफ 7.0 टू 7.8. तो बॉडी पीएच की रेंज क्या है? 7.0 टू 7.8. द पीएच ऑफ सलाइवा रेंजेस फ्रॉम 6.5 टू 7.5. ठीक है. When pH of a rain water is less than 5.6, अगर रेन वाटर का pH लेस देन 5.6 है तो उसे हम एसिड रेन कहते हैं. क्यों? क्योंकि 5.6 से कम मतलब एसिडिक सोल्यूशन हो जाएगा, और इसकी वजह से अगर pH कम हो जाता है 5.6 से तो उसे हम एसिड रेन कहते हैं. और ये रेन वाटर जब रिवर्स में जाता है, जब रिवर वाटर से मिक्स होता है तो इट मेक्स मरीन क्रीचर्स डिफिकल्ट टू सर्वाइव. ठीक है. तो इट क्रिएट्स अ डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर सर्वाइवल ऑफ मरीन क्रिएचर्स. ठीक है. द पीएच रेंज ऑफ सरफेस वाटर ऑल्दो इज
6 to 8.5 and that of groundwater is 6.5 to 8.5. अब जो नेक्स्ट पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. प्लांट रिक्वायर अ स्पेसिफिक pH रेंज फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ. द pH ऑफ अ सॉइल ऑप्टिमल फॉर अ ग्रोथ ऑफ प्लांट और क्रॉप्स इज 6.5 to 7. तो कौन सा pH चाहिए हमें? एसिडिक न्यूट्रल pH चाहिए रहता है फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. सॉइल का pH क्या होना चाहिए? फ्रॉम 6.5 to 7.0. Tooth decay happens when the teeth are exposed to an acidic environment of pH 5.5 and below. तो टूथ डिके किस केस में होता है? अगर हमारा माउथ का जो टीथ एनवायरनमेंट है वो एसिडिक हो जाए तो एसिडिक एनवायरनमेंट में टूथ डिके के चांसेस ज्यादा होते हैं. ठीक है. अब जब हम जितनी बार खाना खाते हैं हमारे माउथ का पीएच कम होता है. ठीक है, मतलब एसिडिक हो जाता है. तो इसीलिए बोला जाता है कि टूथपेस्ट मतलब टूथब्रश हमेशा करना चाहिए. वी यूज टूथब्रश. तो टूथपेस्ट का जो पीएच होता है, टूथपेस्ट इज बेसिक इन नेचर, तो वो क्या करता है? एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है और माउथ के पीएच को बैलेंस रखता है, जिससे टूथ डिके नहीं होता है. ठीक है. तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ. नेक्स्ट इज पीएच ऑफ सॉल्ट्स. सॉल्ट के पीएच की बात करें तो हमें पता है कि सॉल्ट्स 3 तरह के हो सकते हैं: न्यूट्रल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट्स एंड बेसिक सॉल्ट. न्यूट्रल सॉल्ट कौन से होते हैं? जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बने हो. स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट टुगेदर टू गिव न्यूट्रल सॉल्ट, और न्यूट्रल सॉल्ट का पीएच होता है 7. तो salt of strong acid and strong base are neutral with pH value of 7. अब अगर हम strong acid और weak base का salt बनाएं, strong acid और weak base का salt क्या होगा? Acidic salt होगा. So the salt of strong acid and weak base are acidic with the pH value of less than 7. And for a salt of strong base एंड वीक एसिड, अगर स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का सॉल्ट है तो वो बेसिक होगा. बेसिक होगा तो उसका पीएच क्या होगा? मोर देन 7. सो द सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड आर बेसिक इन नेचर विद द पीएच वैल्यू मोर देन 7. ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे रिलेटेड टू पीएच. नाउ लेट अस स्टार्ट अ नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सॉल्ट. सॉल्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पूरे चैप्टर में हमने एसिड बेसिस पढ़ा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ी. न्यूट्रलाइजेशन का जो मेन प्रोडक्ट है दैट इज सॉल्ट्स. तो व्हाट इज सॉल्ट? सॉल्ट आर द आयनिक कंपोनेंट व्हिच आर प्रोड्यूस्ड. सॉल्ट आर द आयनिक compounds which are produced after the neutralization reaction between acid and base. तो सॉल्ट किससे बनते हैं? सॉल्ट ऐसे आयनिक कंपाउंड्स होते हैं जो एसिड और बेस के बीच में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होने से बनते हैं. एंड सॉल्ट्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. अब सॉल्ट की आयनिक डेफिनेशन की बात करें तो सॉल्ट इज एन आयनिक कंपाउंड विच डिसोसिएट्स इन वाटर इनटू अ पॉजिटिव आयन एंड अ नेगेटिव आयन. तो एक आयनिक कंपाउंड होता है सॉल्ट जो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन में डिसोसिएट होते हैं. ठीक है. तो हमें पता है सोडियम क्लोराइड सॉल्ट के में कौन कौन से आयन होते हैं? सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन, Na+ एंड Cl- आयन. अब NaCl बनता कैसे है? विद द रिएक्शन ऑफ NaOH एंड HCl, मतलब स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड. तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपस में रिएक्ट करते हैं टू गिव NaCl एंड वाटर. ठीक है. तो इट इज prepared by neutralizing sodium hydroxide with hydrochloric acid. Acid base reaction क्या होती है? When an acid and a base are placed together, they react to neutralize the acid and basic properties and producing a salt. तो acid और base आपस में react करके salt बनाते हैं. जैसे HCl plus NaOH gives NaCl and water. अब the effect of base is nullified by acid and the effect of acid is nullified by base. The reaction taking place is written as acid plus base gives salt and water. जैसे
NaCl plus HCl gives NaOH plus HCl gives NaCl and H2O. The reaction between an acid and a base to give a salt and water is known as neutralization reaction. ठीक है, चलो तो अब न्यूट्रलाइजेशन की जनरल रिएक्शन कैसे लिखते हैं? बेस प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। अब आते हैं हमारे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स में। इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स में सबसे फर्स्ट कंपाउंड है कॉमन सॉल्ट, दैट इज NaCl। तो NaCl किस किस से मिलकर बना होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दे कंबाइन टुगेदर, दे रिएक्ट टुगेदर टू गिव सोडियम क्लोराइड। अब it is a neutral salt, the pH value of sodium chloride is about 7। अब क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना है तो इट इज अ न्यूट्रल सॉल्ट और इसका pH क्या होता है? इट इज अबाउट 7। अब सोडियम क्लोराइड हमें पता है कि वी यूज इट इन आवर फूड। दिस न्यूट्रल कॉमन सॉल्ट acts as a preliminary raw material for extracting several other materials of daily use like sodium hydroxide, baking soda, washing soda, bleaching powder etc. तो किसके लिए यूज होता है? This is a raw material and it is used in extracting सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर। मतलब इसके आगे हम जितने भी कंपाउंड्स पढ़ने वाले हैं मोस्टली वो सारे किससे एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं? सोडियम क्लोराइड से। ठीक है, तो चलो फिर हम देखते हैं अपना पहला कंपाउंड, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को का कॉमन नेम है कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा नाम से भी आ सकता है, तो इसीलिए याद रखना कि कॉस्टिक सोडा इज अ कॉमन नेम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये प्रिपेयर कैसे किया जाता है? तो व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू द ब्राइन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, ब्राइन सॉल्यूशन मतलब एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू द ब्राइन सॉल्यूशन इट डिकम्पोजेस टू गिव क्लोरीन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो होता क्या है कि NaCl में जब NaCl के एक्वस सॉल्यूशन में जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाती है तो इट डिकम्पोजेस इनटू NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब इसके बाद जो मैं बताने वाली हूँ वो थोड़ा सा दिमाग में बिठा लेना कि कौन सी चीज कहाँ बनती है। So the chlorine gas is given off at the anode। क्लोरीन गैस कहाँ फॉर्म होती है? एनोड में। हाइड्रोजन गैस इज गिवन ऑफ एट द कैथोड। तो हाइड्रोजन गैस कहाँ बनती है? कैथोड में। एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इज फॉर्म्ड नियर द कैथोड। तो क्लोरीन गैस एनोड, हाइड्रोजन गैस कैथोड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इज फॉर्म्ड नियर द कैथोड। ये तीनों पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखने हैं क्योंकि ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, अब दिस प्रोसेस इज टर्म्ड एज क्लोरअल्कली प्रोसेस। अब इसे क्लोरअल्कली प्रोसेस बोला जाता है क्योंकि इस प्रोसेस में क्लोरीन गैस भी निकल रही है और एल्कली का फॉर्मेशन हो रहा है। तो द टर्म क्लोर इज यूज्ड फॉर क्लोरीन एंड एल्कली फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब रिएक्शन क्या होती है? NaCl combines with water and it decomposes into NaOH, chlorine gas and hydrogen gas, that is Cl2 and H2। अब ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना है इसके कुछ यूजेस हैं। तो लेट्स सी व्हाट आर द यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। इट इज यूज्ड इन केमिकल मैन्युफैक्चरिंग, ऑयल रिफाइनिंग, हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग, वाटर ट्रीटमेंट एंड मेटेलिक प्रोसेसिंग। It is also used in the manufacture of fabric, plastic wrap, paper and soap। तो हमें पता है कि soap is base, तो वो किससे बनता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड से। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड्स के ये कुछ यूजेस हैं जिसमें से इंपॉर्टेंट यूज है कि इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर एंड सोप। ये हमेशा याद रखना। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट सोल्यूशन है हमारा ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है? तो अभी मैंने इससे पहले बोला था कि
Sodium chloride is the raw material for these compounds, the formation of these compounds. तो अब ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है? जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं ब्राइन सोल्यूशन में तो क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन होता है, और वो क्लोरीन गैस it reacts with dry liquid lime, that is calcium hydroxide, to produce bleaching powder. क्या होता है कि जो क्लोरीन गैस इलेक्ट्रिक सप्लाई करने से, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम क्लोराइड से जो क्लोरीन गैस निकलती है, इट रिएक्ट्स विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टू गिव कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, एंड विच इज ब्लीचिंग पाउडर. ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और फॉर्मूला क्या है? CaOCl2. ठीक है, चलो अब रिएक्शन कुछ इस तरह से होती है. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद द क्लोरीन गैस टू गिव कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड एंड वाटर. अब इसके कुछ सेवरल यूजेस हैं. लेट अस लुक एट द यूजेस. As a bleaching agent for bleaching cotton and linen and textile industry. अब क्योंकि ये bleaching powder है तो ये किस किस के लिए यूज किया जाता है? It is used as a bleaching agent for bleaching cotton and linen in the textile industry. It is used to bleach wood pulp in paper manufacturing industries. It is also used to bleach washed clothes in laundry. It also acts as an oxidizing agent in many chemical industries. So it acts as an oxidizing agent in many chemical industries to disinfect drinking water and make it germ free. और किसके लिए यूज होता है? In the disinfection of drinking water. ठीक है, तो ये थे कुछ uses of bleaching powder. Next is, just a second. So next topic is बेकिंग सोडा. ठीक है, बेकिंग सोडा हमारा नेक्स्ट टॉपिक है. अब इसका भी जो रिएक्टेंट होगा, जो रॉ मटेरियल बेकिंग सोडा के लिए यूज किया जाता है, इट इज ऑल्सो NaCl. तो अब इसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन होता है सोडियम क्लोराइड का, उसमें जो क्लोरीन गैस निकलती है, chlorine produced on passing electricity through brine solution undergoes reaction with ammonia. तो ये तो ब्राइन सोल्यूशन के डिकम्पोजिशन में यूज हो ही रहा था, NaCl plus H2O. अब इससे जो प्रोडक्ट्स निकले उनकी रिएक्शन किससे करा दी हमने? अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड से. तो क्या मिला हमें? अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिला, जिसे हम कहते हैं बेकिंग सोडा. सो द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3. इट इज अ माइल्ड नॉन करेसिव बेसिक सॉल्ट. ये कौन सा सॉल्ट है? बेसिक सॉल्ट है, एंड इट इज नॉन करेसिव इन नेचर. नॉन करेसिव इन नेचर है, इसीलिए हम इसे फूड मेकिंग में यूज करते हैं. ठीक है, On heating sodium bicarbonate, sodium carbonate is obtained. मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट बनता है along with water and carbon dioxide. तो अब इसके यूजेस देख लेते हैं. It is used for the following purposes. The first one is for making baking powder. बेकिंग पाउडर के मैन्युफैक्चरिंग में यूज किया जाता है बेकिंग सोडा का. कैसे बनाया जाता है बेकिंग पाउडर? विच इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड माइल्ड एडिबल एसिड सच एज टार्ट्रिक एसिड. तो बेकिंग सोडा प्लस टार्ट्रिक एसिड और एनी अदर एडिबल एसिड गिव्स बेकिंग पाउडर. ठीक है, तो क्या होता है कि NaHCO3 व्हेन कंबाइंस विद एनी एसिड, बेकिंग पाउडर का फॉर्मेशन होता है. और इस फॉर्मेशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस रिएक्शन कैन कॉज ब्रेड और केक टू राइज, मेकिंग देम सॉफ्ट एंड स्पंजी. तो इससे जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है उससे ब्रेड और केक राइज होते हैं, फूलते हैं और सॉफ्ट और स्पंजी बन पाते हैं. ठीक है, सेकेंड यूज इज
सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज ऑल्सो एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड्स। एंटासिड्स किसके लिए यूज होते हैं? टू फॉर एसिडिटी, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इन एंटासिड्स। Being alkaline, it neutralizes excess acid in the stomach and provides relief। तो हमें पता है, बेस्ट एग्जाम्पल तो हमें पता है, इनो यूज करते हैं ना लोग, तो इट इज बेस्ट एंटासिड। अब इनो में क्या होता है? इनो को देखा होगा आपने, मम्मी इडली बनाती है, केक बनाती है, तो उसमें भी डाल देती है। और अगर किसी का पेट गड़बड़ चल रहा है, किसी को एसिडिटी हुई है, तो उसे भी इनो घोल के पिला दिया जाता है। तो इनो इज एक्चुअली एन एंटासिड विच कंटेन्स बेकिंग सोडा, मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। अब इट इज ऑल्सो यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स। और कहाँ यूज किया जाता है इसका? सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स में, ठीक है। तो अभी तक हमने 3 कंपाउंड्स पढ़ लिए। फर्स्ट वन वाज कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट मींस सोडियम क्लोराइड। उसके बाद हमने देखा कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक सोडा इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर हमने देखा ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। फिर हमने देखा बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब इसके बाद नेक्स्ट है वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा इज सोडियम कार्बोनेट और आई कैन ऑल्सो से हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट। अब ये कैसे बनता है? तो इट इज अनदर इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव ऑफ सोडियम क्लोराइड। द हीटिंग ऑफ सोडियम बेकिंग सोडा प्रोड्यूसेस सोडियम कार्बोनेट। बेकिंग सोडा मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के हीटिंग से क्या बनता है? सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। तो व्हेन वी हीट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, sodium carbonate is produced. Up this sodium carbonates undergoes recrystallization to give off washing soda. तो सिर्फ सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा नहीं है, सोडियम कार्बोनेट undergoes recrystallization and it gets 10H2O. तो Na2CO3.10H2O that is hydrated सोडियम कार्बोनेट इज वॉशिंग सोडा। तो अभी कभी भी आपसे पूछ लिया जाए वॉशिंग सोडा क्या है, तो आप सिर्फ सोडियम कार्बोनेट याद रखोगे तो आप ये 10H2O भूल जाओगे। तो इसीलिए हमेशा क्या याद रखना हमें? हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट फॉर्मूला क्या है? Na2CO3.10H2O। अब ये 10H2O होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जो कि हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे कि आखिर ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। इसके कुछ यूजेस पढ़ लेते हैं। वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा इज यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। कहाँ कहाँ यूज होता है? ग्लास, सोप एंड पेपर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड्स लाइक बोरेक्स। It is also used in as a cleaning agent for domestic purposes। तो washing soda नाम ही है, तो it is used for cleaning purposes in cleaning agent as cleaning as a cleaning agent for domestic purposes। अब last और most important जो use है इसका, it also plays a vital role in removing permanent hardness of water। तो किसके लिए यूज होता है? It is used in removing permanent hardness of water। अब ये थे कुछ यूजेस वॉशिंग सोडा के। अब हमारा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? तो जब क्रिस्टल फॉर्मेशन होता है तो क्रिस्टल क्या करता है? सराउंडिंग से मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर लेता है। मतलब क्रिस्टल जब फॉर्म होता है तो वो कैसे फॉर्म होता है? वो सराउंडिंग से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके फॉर्म होता है। तो क्रिस्टल के फॉर्मेशन में हमेशा कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। सो द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। किसी भी सॉल्ट के क्रिस्टल के एक फॉर्मूला यूनिट में जितने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, इट इज नोन एज इट्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब वो वाटर मॉलिक्यूल्स फिक्स रहेंगे किसी भी सॉल्ट के लिए। तो एक फॉर्मूला यूनिट किसी भी सॉल्ट का जितने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब करता है,
या जितने वाटर मॉलिक्यूल्स उसमें प्रेजेंट होते हैं, इट इज नोन एज इट्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे अगर मैं वॉशिंग सोडा की बात करूं तो एक सोडियम कार्बोनेट फॉर्मूला यूनिट में जितने वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, इट इज नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो अगर मैं वॉशिंग सोडा की बात करूं तो सोडियम कार्बोनेट में कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, CO3.10H2O इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वॉशिंग सोडा। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि कॉपर सल्फेट का जो क्रिस्टल होता है उसमें 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट होते हैं। तो इन 1 फॉर्मूला यूनिट ऑफ कॉपर सल्फेट 5 molecules of water are present, and hence the chemical formula of hydrated copper sulfate is CuSO4.5H2O। अब जब भी किसी क्रिस्टल की बात करें या किसी सॉल्ट की बात करें जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, तो हम उसका केमिकल नेम के आगे हाइड्रेटेड लगा लेते हैं। अब ये हाइड्रेटेड लगाने से सबसे ज्यादा फायदा हमें ही होता है, क्योंकि हमें याद रहता है कि हाँ इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी लिखना है। ठीक है, तो अगर हम कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल की बात करें तो उसमें कितना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, इट हैज 5 वाटर मॉलिक्यूल्स। तो हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होता है CuSO4.5H2O। अब ये ब्लू कलर का होता है और इसे ब्लू विट्रॉल भी बोला जाता है। तो अगर कहीं पेपर में आपको ब्लू विट्रॉल लिखा दिख जाए तो आप समझ जाना किसकी बात हो रही है, कॉपर सल्फेट, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट की। ठीक है, अब कॉपर सल्फेट का जो क्रिस्टल होता है, नॉन हाइड्रेटेड या एनहाइड्रेटेड क्रिस्टल में का कलर होता है कलरलेस। ठीक है, व्हाइट कलर का होता है, बट हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट का कलर होता है ब्लू। तो जब भी आपसे पूछा जाए तो ब्लू कलर किसका होता है, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट का, इसलिए उसे ब्लू विट्रॉल भी बोला जाता है। ठीक है, अब आते हैं हमारे लास्ट टॉपिक में इस चैप्टर के। यहां हमारी समरी एंड होगी। तो लास्ट टॉपिक है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है, सबसे पहले उसके हमें ये देखना पड़ेगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता किससे है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस इज मेड ऑफ जिप्सम। अब ये जिप्सम क्या है, जिप्सम हैज 2 molecules of water as water of crystallization, and hence the chemical formula for hydrated gypsum stands out to be CaSO4.2H2O। तो ये क्या है, कैल्शियम सल्फेट, हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट। तो डाइहाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट इज नोन एज जिप्सम। अब जब जिप्सम को हीट किया जाता है तो इट लूसेस वाटर मॉलिक्यूल्स एंड बिकम्स कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। मतलब अब जिप्सम क्या को हीट करने में उसने वाटर मॉलिक्यूल्स लूज किया और क्या बन गया, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, मतलब CaSO4.5H2O। इसे हम कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये जो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, अब प्लास्टर ऑफ पेरिस के यूजेस तो हमें पता ही है। यूजेस क्या है, कैल्शियम सल्फेट .5H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस के यूजेस हमें पता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके लिए, इंटीरियर के लिए यूज होता है, सीलिंग्स वगैरह में डिजाइन्स के लिए यूज होता है, स्टैच्यूज के लिए यूज होता है। उसके अलावा इट इज ऑल्सो यूज्ड इन द प्लास्टर ऑफ फ्रैक्चर्ड बोन्स। अगर कोई आपकी बोन फ्रैक्चर हो गई है तो उसे ठीक करने के लिए जो प्लास्टर लगाया जाता है उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज होता है। ठीक है, तो कुछ यूजेस क्या हैं इसके, प्लास्टर फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स इन देयर एप्रोप्रिएट पोजीशन। तो ये कहाँ यूज होता है, प्लास्टर में यूज होता है फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स, जिससे वो अपनी पोजीशन पे बनी रहे। इट इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग ऑफ टॉयज, मटेरियल्स फॉर डेकोरेशन एंड फॉर मेकिंग स्मूथ सर्फेसेस। ठीक है, तो स्मूथ वॉल्स के लिए यूज किया जाता है। इट इज यूज फॉर मेकिंग टॉयज और मैन्युफैक्चर ऑफ डेकोरेटिव मटेरियल्स, इन सब के लिए यूज होता है। अब व्हेन मिक्स्ड विथ वाटर, जब प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी डाला जाता है तो वापस जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है और एक हार्ड सॉलिड मास प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो व्हेन मिक्स्ड विथ वाटर इट
again changes to gypsum, giving a hard solid mass, and the reaction is as follows. Calcium sulfate dot half H2O, that is plaster of Paris, it reacts with water to give gypsum, that is calcium sulfate dihydrate. ठीक है, तो CaSO4 डॉट 2H2O बनता है. ठीक है, अब यहां हमने कौन कौन से कंपाउंड्स देख लिए. सबसे पहले कॉमन सॉल्ट, फिर कॉस्टिक सोडा दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड. उसके बाद हमने देखा ब्लीचिंग पाउडर. ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड. ठीक है, उसके बाद हमने देखा बेकिंग सोडा. बेकिंग सोडा मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. वॉशिंग सोडा मतलब हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट. फिर हमने देखा प्लास्टर ऑफ पेरिस. प्लास्टर ऑफ पेरिस इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट. ठीक है, तो ये सारे कंपाउंड्स हमने देख लिए. इसके साथ हमारी इस चैप्टर की समरी यहां खत्म होती है. नेक्स्ट लेक्चर से हम क्या पढ़ने वाले हैं, वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चंस. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सबसे कम मार्क्स के क्वेश्चन, दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. एमसीक्यूज देखेंगे हम, 1 मार्क क्वेश्चंस देखेंगे, और जितने भी एमसीक्यूज फ्रेम हो सकते हैं वो सारे देखेंगे. अब आपको एक छोटा सा काम करना है कि आपको इस चैप्टर की समरी के दोनों लेक्चर बहुत अच्छे से देखने हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं. कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो एमसीक्यू सॉल्व करने में मजा आएगा, है ना. एमसीक्यू सॉल्व करते बनेंगे आपसे, क्योंकि एमसीक्यूज मतलब चैप्टर के बीच से कुछ भी पूछा जा सकता है. तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वहां थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है. इसीलिए इन दोनों लेक्चर्स को, समरी के दोनों लेक्चर्स बहुत अच्छे से देखने हैं ताकि आपसे क्वेश्चन सॉल्व करते बहुत इजीली बने. ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास से हम एमसीक्यूज देखेंगे, उसके बाद 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स एंड 5 मार्क्स क्वेश्चन. अब इस चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं और मोस्टली जो एमसीक्यूज क्वेश्चंस हैं या 5 मार्क्स क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड से ही फ्रेम होते हैं. तो बहुत अच्छे से पूरे चैप्टर को रीड करना है, एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से रीड करना है, और ये दोनों समरी के लेक्चर्स बहुत अच्छे से देखना है. नेक्स्ट क्लास से हम एमसीक्यूज चालू करेंगे. Thank you everyone for this today. This is it. Do like, share and subscribe. You can also follow us on Facebook, Instagram, Twitter. This is our website. You can download the Pradis Education app from Play Store or iOS, and you can contact us. This is our contact information. Thank you.